Good morning, friends. Welcome to a new episode of Let's Talk with Dr. दिशान गांधी. जैसा कि आप जानते हैं, हम सारे एपिसोड्स के अंदर कोई ना कोई मेडिकल जो बीमारियां होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके लिए लेके आते हैं स्पेशलिस्ट को जो इस कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो उसके ऊपर अच्छे से हमारे साथ डिस्कस कर सके. तो आज हमारे साथ है स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर भाविन पटेल, जो कि खुद एक रेटिना सर्जन भी है और बहुत सारे रेटिना के जो बीमारियां होती है, आंखों के पर्दे की जो बीमारियां होती है उसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे और स्पेसिफिकली रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जो छोटे बच्चों में होती है उसके बारे में हम उनसे जानेंगे. सो वेलकम डॉक्टर भाविन. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमको और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी है वो मतलब क्या है, किस तरह से, क्योंकि काफ़ी बार सुना है बट लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि किस तरह से ये होता है. करेक्ट. थैंक यू दिशान भाई ये टॉपिक लेने के लिए, क्योंकि आज प्रीमेच्योर मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी है हमको सबको पता है कि वो 9 महीने पे होता है. हाँ. आज की तारीख में 8वें महीने में, 7वें महीने में, 6ठे महीने में भी डिलीवरी हो जाना, हाँ, दैट इज़ क्वाइट कॉमन. और जब बेबी गर्भ से टाइम से पहले बाहर आ जाता है तो उसके जो अंग है उनका पूर्ण विकसित नहीं होता है. बराबर है. ऐसे ही आँख में भगवान ने पीछे पर्दा दिया है जिसको हम बोलते हैं रेटिना. तो रेटिना का ब्लड सप्लाई पूरा डेवलप नहीं होता है और उसकी वजह से कई सारे बच्चे आँख खो देते हैं. ओके. जिनकी संख्या हजारों में है और वो पूरी लाइफ फिर ब्लाइंडनेस में बिताते हैं. ये जो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी है वो अधूरे महीने पे जन्म होने की वजह से होती हुई बीमारी. ओके. जिससे लाइफ टाइम ब्लाइंडनेस आ सकता है. अब सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बेसिकली आपने जैसे बोला कि ये जो बच्चे प्री मैच्योर है, जो प्री मैच्योर बर्थ होता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है, तो उसका कोई हेरिडिटी या ऐसा कुछ है कि मतलब अगर पेरेंट्स भी प्री मैच्योर है तो या फिर पेरेंट्स को कोई है तो कोई हेरिडिटी फैक्टर इसमें अफेक्ट करता है? नहीं, जरा भी ये हेरिडिटी नहीं है, लेकिन प्री मैच्योर होने की वजह से उनका ग्रोथ नहीं हुआ है और फिर जब बाहर आ जाते हैं तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है. बराबर. एबनॉर्मल ग्रोथ आँख के पर्दे में होता है अंदर. ओके. बाहर नहीं दिखता है और वो पर्दा खींच के दृष्टि बंद हो जाता है. तो ये हेरिडिटी नहीं है, ये प्रॉपरली प्री मैच्योर डिलीवरी से ही होता है. ओके. और अगर हम लोग देखें कि आज मीन्स हमारे देश का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और उसी के हिसाब से अगर देखें तो प्री मैच्योर बर्थ्स भी ज़्यादा है, तो अमूमन अगर हम लोग देखें तो 100% जो बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर से कितने लोगों, हाउ मेनी किड्स आर एट द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम आरओपी? वो पूरा डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो हजारों की संख्या में है. तो जैसे हम इंडिया में देखें तो सर मोटा अगर हम लोग देखें कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से कितने बच्चे मतलब इस तकलीफ से जूझते हैं? जो 2020 में था, हाँ, वर्ल्ड वाइड 32 lakhs बेबी, ओके, उनका प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ था. तो 32 lakhs बेबीज़ ये रिस्क पे 2020 में थे. बराबर. ओके. तो वो संख्या बहुत ज़्यादा है. तो ये नॉलेज समाज को होना बहुत ज़रूरी है. जैसे आज 2 बेबी आ रहे हैं अहमदाबाद से, तो उनका बर्थ जब हुआ तब उनका जो बर्थ वेट था वो 1200 ग्राम से भी नीचे था. ओके. जो नॉर्मली 2 kg से अप होता है. हाँ. दूसरा उनका जो डिलीवरी था वो 24 वीक से भी पहले हो गया. ओके. तो ऐसे बच्चों को 15 दिन पे ही चेकअप होना चाहिए. 1 महीने पे तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं. ओ, तो मतलब जो विंडो पीरियड होता है वो बहुत कम है इन लोगों के लिए. तो और उनको पता नहीं है ना, दिखाने जाना है तो वो लोग डॉक्टर के, और ये किसको दिखाने जाना है वो भी पता है. हाँ.
तो हम चाहते हैं कि ये नॉलेज समाज को हो, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी वो हर घर में अभी हो गया है। हाँ, इट्स क्वाइट नॉर्मल। क्योंकि पहले इतना सुना ही नहीं देता था। सबसे पहले क्या था कि मतलब नॉर्मल डिलीवरीज होते थे, फिर बीच में एक एरा था जब सिजेरियन सी सेक्शन ज़्यादा होने लगे। अब यही सुनने में आ रहा है कि मतलब प्री मैच्योर है, अगर फुल टर्म बेबी आता है तो मीन्स इट्स लाइक अ मिरेकल। सो अगर हम इंडिया में देखें तो आपने जैसे अभी बोला कि लो बर्थ वेट बेबीज जो है उसकी बिकॉज ऑफ द माल नरिशमेंट, बिकॉज ऑफ द हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो हर जगह पे नहीं पहुंच रहा है। तो इन दैट केस ऑल्सो जो प्री मैच्योरिटी का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है। तो इन दैट केस मेरे हिसाब से तो मीन्स इंडिया इज एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ आरओपी। सबसे ज़्यादा है इंडिया में इनफैक्ट। तो ये नॉलेज सबको होना जरूरी है, और डरने की बात नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है। ओके, ट्रीटमेंट करने से उनका दृष्टि बचाया जा सकता है। बराबर। ओके, जस्ट वो ट्रीटमेंट का टाइम चला नहीं जाना चाहिए। ये बैड न्यूज़ नहीं है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ। हाँ, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो चिंता नहीं करना है। लेकिन ये नॉलेज हमारे पास हर घर में रहना चाहिए कि अगर बच्चे का डिलीवरी 36 वीक से पहले हो गया, या तो उसका बर्थ वेट 2 किलो से नीचे है, या उसको NICU में रखा गया है, ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे का 15 दिन से महीने में चेकअप आँखों के पर्दे के स्पेशलिस्ट के द्वारा होना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना है। नॉर्मली जहाँ पे आपका बच्चा दाखिल है, अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है तो बच्चा NICU में थोड़े दिन रहता है उसकी कंडीशन के हिसाब से, जब तक वो खुद सांसें ना लेने लगे। बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो बच्चे के डॉक्टर है वो आपको बोलेंगे कि इसका चेकअप करवा लो। तो वो चेकअप अगर रेटिना सर्जन से हो गया, रेटिना सर्जन से, ये खास ध्यान रखना है, ये रेटिना का बीमारी है तो उसका चेकअप रेटिना सर्जन के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है, आँख के पर्दे के स्पेशलिस्ट के द्वारा, क्योंकि वही ट्रीटमेंट कर सकेंगे आपके बच्चे की। तो वो चेकअप अगर आँख के पर्दे के डॉक्टर के द्वारा हो गया और उसका ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट हो गया, तो दृष्टि बच जाएगा। बराबर है। तो हमको ये नॉलेज घर घर में पहुंचाना है कि अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ है तो उसका आँखों का जांच आप पर्दे के डॉक्टर के द्वारा करवा लीजिए। ओके, पर बच्चे के डॉक्टर तो सलाह देंगे ही, हमको भी एक्टिव होके उनको बोलना है कि पर्दे के डॉक्टर को बुला के उनका चेकअप करवा लें। ठीक है? ओके। अब सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने बोला कि बिकॉज ऑफ द ज़्यादा प्री मैच्योर बर्थ्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से आरओपी का प्रिवेलेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसका कोई साइन सिम्टम्स मतलब पता चल सकता है? जैसे अब होता क्या है कि मतलब बच्चे हैं तो बच्चे तो बोल नहीं पाते, तो कोई साइन सिम्टम्स के मतलब अर्ली डिटेक्शन हो सके, या फिर क्योंकि ड्यूरिंग द बर्थ अगर प्री मैच्योर है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास और ज़्यादा मीन्स और सारी कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी बार दिस कैन बी एन इग्नोर्ड पार्ट। हाँ, जैसे इसका कोई साइंस या सिम्टम्स नहीं है, बच्चे को नहीं दिख रहा है, ये पता चलते चलते 6 महीना चला जाता है। बराबर है। बच्चा बोलता नहीं है, हाँ। ना चलता है, ना खुद से खाता है, तो इसका, और ये बाहर का बीमारी नहीं है, अंदर का बीमारी है। बराबर है सर। तो जैसे किसी का किडनी फेल हो रहा है तो बाहर तो कुछ पता नहीं चलने वाला बराबर है। ऐसे ही पर्दे में तकलीफ हो रहा है तो पेरेंट्स को कैसे भी करके पता नहीं चलेगा। उसका जब चेकअप रेटिना सर्जन के द्वारा होगा और रेटिना सर्जन देखेंगे कि उसका अंदर डेवलपमेंट पर्दे का नहीं हो रहा है, तब वो पेरेंट्स को बता सकते हैं। ओके। तो साइंस की अगर वेट करेंगे तो 6 महीना निकल जाएगा, और एक बार दिखना बंद हो गया उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके। उसका सर्जरी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। तो हमको चाहिए कि कोई भी साइन आने से पहले ही करना है। ओके। उसका वेट नहीं करना है। बराबर। अब सर इसके अंदर अब समझ लीजिए कि अभी मतलब मेरे एक रिलेटिव को बेबी डिलीवर हुआ, एंड डॉक्टर्स नॉर्मली तो मतलब जो नियोनेट्स होते हैं दे आर वेरी एक्टिव के मतलब मल्टीपल मॉडलिटीज़ को चेक करवा लेते हैं, जैसे मतलब एक सोनोग्राफी हो गया, या फिर मतलब ENT से जो टेस्ट है वो हो गया,
so that means all the senses are working properly. तो is this a protocol? अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैं मतलब मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट is this a protocol in all the NICUs के मतलब रेटिना एग्जामिनेशन भी कैन इट बी अ मैंडेटरी थिंग कि मतलब हर किसी का बच्चे का करना है? हाँ, इट्स ए प्रोटोकॉल और वो मैंडेटरी है ही है। क्योंकि अगर कोई बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ और पास में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और उसका चेकअप बच्चों के डॉक्टर द्वारा या तो अस्पताल द्वारा नहीं करवाया गया और वो पेरेंट्स ने उसके बाद में निग्लिजेंसी का केस कर दिया। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ है तो ऐसा चेकअप करवाना चाहिए। हाँ, तो उन लोगों को करोड़ों रुपए का हर्जाना भरना पड़ा, डॉक्टर को और कई जगह पे क्या है, बड़ी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, हाँ, देन हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। बराबर है, ओके, तो हॉस्पिटल को भी भरना पड़ा, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आ गए। ओके, सो इट इज़ क्वाइट मैंडेटरी कि डॉक्टर को उनको एग्जामिन करवाना ही है। बराबर है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे का चेकअप होना चाहिए बच्चों के पर्दों के डॉक्टर के द्वारा। बराबर है, ठीक है। और सर हम लोग प्री मैच्योर बेबीज़ की बात कर रहे हैं, अब जैसे एक फुल टर्म बेबी भी होता है तो इन दैट केस तो मतलब मसल एग्जामिनेशन है, ENT एग्जामिनेशन है, वो तो नॉर्मल बेबीज़ में भी होता है। तो कैन इट नॉट बी अ मैंडेटरी थिंग फॉर ऑल द बेबीज़, मतलब जो भी पैदा होते हैं उन लोगों का एक रेटिनल एग्जामिनेशन कर दिया जाए व्हेन इट इज़ अ बेसलाइन? वो अभी आ रहा है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, लेकिन अपने देश में तकलीफ ये है कि रेटिना सर्जन पर्दों के स्पेशलिस्ट कम है नंबर में और इतने बच्चों को पहुंच नहीं पाएंगे। बराबर है। तो अभी वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हुआ नहीं है। बराबर। लेकिन कई NICUs फॉलो करते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका आँख का चेकअप भी आँख के डॉक्टर द्वारा भले ही फुल टर्म हो, हाँ, लेकिन वो करवाते हैं। ओके, वो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रहा है ताकि उसको कुछ भी प्रश्न है उधर ही करेक्शन हो जाए। बराबर। अब सर दूसरा एक क्वेश्चन है कि अब जैसे आपने ही बोला कि रेटिना सर्जन्स हमारे देश में, और अगर हम लोग थोड़े रूरल एरियाज़ में जाए तो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो एंड जब भी रेटिना सर्जन्स होते हैं तो दे आर सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड, ठीक है, तो वैसे तो कम है, फिर उसके बाद मतलब उनका जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इज़ इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि मतलब हर रेटिना सर्जन मतलब हर बच्चे को स्क्रीन कर सके? वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट कैन बी अवेलेबल फॉर दिस? जैसे रेटिना सर्जन सिर्फ बड़े सिटीज़ में है, सूरत, बड़ौदा, बॉम्बे, अभी धीरे धीरे वापी जैसे टाउन्स में भी आने लगे हैं, लेकिन मेजोरिटी सूरत, बड़ौदा, बॉम्बे, अहमदाबाद वहाँ पे ही ज़्यादा रेटिना सर्जन रहते हैं। तो जो छोटे सिटीज़ है, टाउन्स है वहाँ पे, और विलेजेस में तो है ही नहीं। तो ऐसी जगह पे, और प्रीमेच्योर डिलीवरी तो हर जगह पे रहती है, और भारत की ज़्यादा आबादी छोटे टाउन एंड विलेजेस में है, बड़े सिटीज़ तो कम है। यस। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे हर जगह रेटिना सर्जन का पहुँचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को हर हफ्ते चेक करना है। हाँ। तो कर्नाटका में किड आरोपी करके एक प्रोग्राम हुआ और पायलट प्रोजेक्ट हुआ, और उन्होंने बताया कि 100% स्क्रीनिंग पॉसिबल है। रेटिना सर्जन नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन टेलीमेडिसिन से कर सकते हैं। ओके। तो एक ऐसा हम कैमरा उन्होंने इजाद किया जिसको आरोपी स्क्रीनिंग कैमरा बोलते हैं। तो वो कैमरा हर जगह पे जाता है। जैसे हमारे पास 2 कैमरा है SVNM में, और वो टीम है वो जगह जगह जाती है, यहाँ से इवन 350-400 किलोमीटर दूर तक जाती है। बराबर है। और वहाँ पे वो बच्चों को स्क्रीन करती है, उनके फोटोग्राफ्स लेती है। बराबर है। वो फोटोग्राफ लेके, वो फोटोग्राफ से हम फिर देखते हैं कि ये बच्चे को कौन सा स्टेज, आरोपी के स्टेजेस रहते हैं। ओके। तो वो उस स्टेज में आता है जहाँ के बाद विजन लॉस चालू होता है, तो तुरंत उसको बुला के ट्रीटमेंट कर देते हैं। बराबर है। तो ऐसे करके 100% हर एक बेबी को स्क्रीन करना पॉसिबल है। ओके। क्योंकि हम n नंबर ऑफ कैमराज एंड टेक्नीशियन इजाद कर सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं है। एक रेटिना सर्जन को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है। बराबर है।
और सर क्या मतलब मैंने देखा है तो रेटिना सर्जन्स के थ्रू मेरा भी एग्जामिनेशन हुआ है, मेरे पेरेंट्स का भी हुआ है, बट क्या सारे रेटिना सर्जन्स मतलब इसके लिए ट्रेंड होते हैं? मोस्ट ऑफ होते हैं, लेकिन सारे रेटिना सर्जन ये प्रैक्टिस शायद नहीं करते हैं। ओके। लेकिन आगे जाके वो ज़रूरत पड़ेगा कि हर कोई रेटिना सर्जन इसमें ट्रेंड हो। बराबर। तो मोस्ट ऑफ रेटिना सर्जन आज ट्रेनिंग लेना चालू कर दिए ऐसा। तो उनका ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेटिना में भी ये स्पेशलाइज एरिया है। बराबर। उसका ट्रीटमेंट भी बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, और अगर उसका सर्जरी आया तो सर्जरी करने वाले सेंटर्स ऑफ कोर्स बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है ना। तो सर्जरी में ना जाए उससे पहले ही ट्रीटमेंट हो जाए, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो जाए, वो बहुत 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 ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग पार्ट। अब कमिंग टू द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, तो ट्रीटमेंट मतलब व्हाट आर द ट्रीटमेंट एडवांसमेंट्स जो हम लोगों ने कुछ साल में अगर किया है ट्रीटमेंट एडवांसमेंट्स, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है आरओपी के लिए अगर एक बेबी डिटेक्ट होता है तो? जैसे ट्रीटमेंट से पहले स्क्रीनिंग में भी मैं कुछ बात ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपका बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ है, तो उसका 36 वीक से पहले 34, 35 वीक पे बर्थ हो गया, या तो उसका जो वजन है वो 2 kg से कम है, तो उसका चेकअप मैंडेटरी है। चेकअप कब होना चाहिए? आइडियल चेकअप होना चाहिए 4 वीक पे। जैसे आज बर्थ हुआ, बर्थ से 4 वीक पे रेटिना सर्जन द्वारा चेकअप होना चाहिए। ओके। अगर उसका बर्थ वेट 1200 ग्राम से भी कम है, या तो 24 वीक से पहले डिलीवरी हो गया है, तो उसका चेकअप है वो 15 दिन पे होना चाहिए। ओके। हाँ, लेकिन अगर ये कुछ भी याद नहीं रहता है और प्री मैच्योर डिलीवरी हो गया है, कई बार वीक नहीं पता रहता है, तो हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि 8वें महीने से पहले अगर डिलीवरी हो गया, उसको ऑक्सीजन दिया गया, NICU में रखा गया, तो आप 15 दिन पे रेटिना सर्जन द्वारा चेकअप करवा लो। बराबर। तो उससे कोई अर्जा नहीं। बराबर। ये चेकअप वीकली चेकअप फिर रहते हैं। उसका ग्रोथ चालू रहता है। पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आया तो ट्रीटमेंट कर लेना है। तो हमको वीकली चेकअप करवाना है, और डॉक्टर देखते रहते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है और कंप्लीट हो गया, फिर कहते हैं कि अभी कंप्लीट हो गया, अभी चेकअप का ज़रूरत नहीं है। बराबर। तो ये वीकली चेकअप आपको करवाना है रेटिना सर्जन के द्वारा। बराबर। तो 15 दिन पे चेकअप और वीकली चेकअप जब तक उसका ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाता। ये बच्चा तो बोलेगा नहीं। अगर बीच में ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ रुक गया और एबनॉर्मल ग्रोथ चालू हो गया, जिसमें खून का ऐसा नलिया बनना चालू हो जाता है, जैसे खेत में जो बोया हुआ पाक है वो नहीं बढ़ता है और जो घास फूस है वो बढ़ता जाता है, तो फिर पाक नहीं बढ़ेगा। ऐसे एबनॉर्मल नलिया खून का वो बढ़ने से नॉर्मल नलिया आगे बढ़ना रुक जाता है, और ये एबनॉर्मल नली आफ्टर स्टेज 3 में एबनॉर्मल नली बनना चालू हो गया, तो पर्दे को खींच लेता है। ओके। उसके बाद स्टेज 4, स्टेज 5, उसमें पर्दा खींच गया तो ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो हमको चाहिए कि जब डॉक्टर देखते देखते वीकली ऐसा बोलते हैं कि स्टेज 3 आ गया है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? तो ये ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शन है, वन इज़ इंजेक्शन, वन इज़ लेज़र। अकॉर्डिंग टू स्टेज रेटिना सर्जन एडवाइस करेंगे। बराबर है। तो वो जो ट्रीटमेंट है उसका विंडो पीरियड बहुत कम रहता है। तो अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो मोटी 48 आवर्स में वो ट्रीटमेंट एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। कई बार 48 आवर्स भी हमारे पास नहीं रहता है, तो डॉक्टर बोलेंगे अभी करो। बराबर। क्योंकि 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। बराबर। और 15 दिन में तो पूरा पर्दा खींच लेता है बीमारी। तो अगर ऐसा हुआ तो डरना नहीं है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है। बराबर है। तो अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया लेज़र इंजेक्शन करना है, तो वो तुरंत हमको करवा लेना चाहिए। बराबर। वो करने से एबनॉर्मल नलिया वापस बंद हो जाता है और नॉर्मल नलिया आगे बढ़ना चालू हो जाता है। बराबर। तो ट्रीटमेंट में कैसा है कि अगर पर्दे का ग्रोथ बहुत कम होता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ऐसा ग्रोथ का 3 जोन रहता है। जोन 1 में है या तो जोन 2 में आधे से भी कम डेवलपमेंट है, तो डॉक्टर पहले इंजेक्शन बोलते हैं। और अगर जोन 2 आधे से ज़्यादा क्रॉस हो गया है डेवलपमेंट का, वो
ग्रोथ आगे बढ़ गया है तो फिर वो लेज़र एडवाइस करेंगे। और कई बार इंजेक्शन दे के लेज़र करना ज़रूरी होता है। इंजेक्शन और लेज़र दोनों ही ट्रीटमेंट है, तो कॉम्बिनेशन में डॉक्टर जैसा स्टेज है, जैसा बीमारी है, आपको एडवाइस करेंगे। तो डरना नहीं है, वो करवा लेना है। बराबर। क्योंकि बीमारी इटसेल्फ बच्चे को ब्लाइंड कर देगा, ट्रीटमेंट है वही बचाएगा। एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वो काफ़ी सेफ रहता है, ठीक है ना। तो वो सेफली करेंगे तो बच्चे का नज़र लाइफ टाइम के लिए बचेगा। डॉक्टर भाविन, आपने अभी बोला कि स्टेज 3 में आने के बाद ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल है, मतलब एज अ लेमैन मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि स्टेज 1 स्टेज 2 में ही कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए कि जिसकी वजह से वो बेबी स्टेज 3 में ना जाए? हाँ, यस, डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बीमारी है ना, वो एक्चुअली इटसेल्फ बीमारी नहीं है। वो इसलिए हुआ है कि बच्चे का ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। तो ग्रोथ कैसे होगा उसका ग्रोथ होगा न्यूट्रिशन से। ओके। जैसे हम बढ़ते हैं तो किस लिए बढ़ते हैं? खाना खाते हैं, उससे बॉडी बनता है तो बढ़ते हैं। तो उसका न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है। तो जब भी बच्चा ऐसे प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है, उसका न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखें, उसका वजन बढ़े, उसका बहुत ध्यान। बराबर। और ग्रोथ में रुकावट कैसे आ जाता है? कोई बीमारी आया तो ये बच्चों को बीमारियों से दूर रखे। बराबर। जैसे वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेता है, तो कोई भी बीमार व्यक्ति के नज़दीक उसको ना लेके जाए। बराबर। और उसको वार्म एनवायरनमेंट में रखे, उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे ताकि ग्रोथ बढ़े, तो कोई बीमारी ना आए और ग्रोथ बढ़े। वो जितना बढ़ेगा, बच्चा जितना मजबूत होगा, उसका वजन जितना बढ़ेगा, उतना ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा। ओके। तो मतलब जैसे इंडिया में दादी नानी हमेशा बोलते थे कि बच्चे को कवर करके रखो, उसको वार्म रखो, उसको एसी में ना रखो। सो आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प्स। वो बहुत साइंटिफिक हो गया कि भाई अगर उसको वार्मथ मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर से मिल रहा है, एंड मदर्स फीड मिल रहा है अच्छे से, एंड उसके ऊपर भी न्यूट्रिशन जो मतलब प्रॉपर ये है, आयरन सप्लीमेंट्स है, वो सब मिल रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए। तो वो सब डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देंगे। तो वो जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उसका सप्लीमेंट न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, दैट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट एज ए प्रिवेंटिव पार्ट। ओके। तो वो बहुत अच्छे से करना है। और जो NICUs रहते हैं वो भी ध्यान रखते हैं। ऑक्सीजन भी जब बच्चा अंदर वेंटिलेटर में रहता है, या तो वेंटिलेटर में नहीं है तो ऑक्सीजन पे रहता है, तो उसको भी बहुत टाइट्रेट करके वो लोग रखते हैं। बराबर है। तो वो टाइट्रेशन के हिसाब से 100% से ऊपर सैचुरेशन नहीं जाने देते हैं। बराबर। ओके। ऐसा तो वो ध्यान रखेंगे, तो हमको भी डॉक्टर को साथ देना है। ऑक्सीजन थोड़ा सैचुरेशन डाउन रहेगा तो मदर थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। हमको डॉक्टर को साथ देना है कि वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रखेंगे तो ये बीमारी कम आएगा। ओके। सर, काफ़ी बार देखा है कि मतलब एक डॉक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं कि मतलब पोस्ट बर्थ जॉन्डिस तो मतलब होता ही है, एंड UV लाइट ट्रीटमेंट्स होता है, तो उसका भी इस पे कोई इफेक्ट रहता है क्या? नहीं, उससे ये रिलेटेड नहीं है। वो सेपरेट चीज़ है। जॉन्डिस होगा, लाइट मिलेगा तो वो जॉन्डिस वाले कण है बिलीरुबिन, वो साफ, वो नॉर्मल। तो मतलब जॉन्डिस होना मतलब इसके लिए प्रेसिपिटेट नहीं करता है इसको? प्रेसिपिटेट नहीं कर, जॉन्डिस नहीं करता है। लेकिन कोई भी बीमारी आ गया, जॉन्डिस है, उसको इन्फेक्शन लग गया जिसको सेप्टिसेमिया बोलते हैं, उसको एपनिया हो गया, मतलब सांस लेना उसने बंद कर दिया, तो ये सब जो भी अंदर ब्रेन में किसी को हेमरेज हो गया, ये जितना भी बीमारियां होता है वो इसको बढ़ाता है। ओके। तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनीमिया हो गया, तो ये सब बीमारियां अगर हुआ तो जानना है कि ये आँख का ग्रोथ कम होकर एब्नॉर्मल ग्रोथ बढ़ेगा। ओके। तो उसका टाइम पे हमको ज़्यादा विजिलेंट रहना है। इवन समझो कि कोई बच्चा है, उसका 2.5 kg बर्थ वेट है, वो 35 वीक से भी ज़्यादा वीक पे आया है, फिर भी अगर उसको बीमारी हुआ, ICU में गया, ऑक्सीजन दिया, तो उसका चेकअप जरूरी है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको ऐसा बीमारी हुआ है, उसका कंडीशन वीक है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो भी आप पर्दे के डॉक्टर से बता दीजिए। ओके। सर, अब मैं ये भी पूछना, जैसे आपने बोला कि मतलब इसके 3 स्टेजेस ऑफ 3 मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है कि पहले इंजेक्शन है, लेज़र है, और फिर अगर मतलब 4th स्टेज में जाता है तो सर्जरी आता है।
तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज़ है, उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जैसे मतलब 2 या 3 साल के बेबीज़ में भी आ सकता है? जैसे वो बेबी में आता नहीं है, लेकिन होता क्या है, कई बार कुछ ग्रोथ हुआ फिर ग्रोथ रुक गया। ओके। एबनॉर्मल ग्रोथ भी रुक गया, बच्चा बड़ा हो गया, न्यूट्रिशन अच्छा है, और कुछ एरिया में ब्लड सप्लाई पहुंचा नहीं। ओके। वो जो एरिया होता है वो लेटर इन द लाइफ, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। हाँ। वो नहीं होगा तो उधर पर्दे में वीक एरिया और छेद बन जाते हैं, जिससे जब बच्चा 10 से 15 साल का होता है तो पर्दा सरक जाता है। जैसे अभी पिछले हफ्ते राजकोट से बच्चा आया, तो उसको ऐसे ही हुआ, एक आंख में उसको बंद हो गया आरोपी की वजह से, और दूसरा में अभी 13 साल की उम्र में पर्दा सरक गया। तो फिर उसको हम ऑपरेशन करके वापस लगाए। बराबर। उसका एक आंख तो बंद हो गया, दूसरा बच गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर बच्चा डॉक्टर के कंटिन्यूस चेकअप में है, उसको भले ही एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हुआ, स्टेज 4 आया ही नहीं, क्योंकि जो एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं है उसको डॉक्टर बोलेंगे लेज़र कर दो। बराबर। तो लेज़र तभी बच्चा छोटा है तभी करवा लेना है, ताकि आगे की लाइफ में 10-15 साल के बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा पर्दा सरक के ऑपरेशन ना आए। तो लेज़र इज ए वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, एंड इन अ वे इट्स अ प्रिवेंटिव। इट्स ए प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करवाना है। उसका ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। So it's like a vaccine that I can tell you. It's like a vaccine, yeah. तो मतलब लेजर इज कंपैरेबल टू वैक्सीन के, मतलब कुछ होने से पहले वो अगर प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए तो इट्स लाइक अ वैक्सीन दैट आई एम एबल टू सी। आज हमने वैक्सीन ले लिया है पोलियो का, अभी हमारा पोलियो लाइफ टाइम नहीं होगा। यस। ऐसे ही ये लेजर इज ए प्रिवेंटिव, कि आगे जाके उसको आरोपी की वजह से कोई तकलीफ नहीं आए। ओके। और सर अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इंजेक्शन हो गया, लेज़र हो गया, इंजेक्शंस मतलब हम लोगों को वैसे तो इंजेक्शन से डर ही लगता है, तो अब इसमें भी आप बोल रहे हो कि आंखों में इंजेक्शन लगाना है, तो अब बच्चे के लिए तो मतलब हम लोग भी डरते हैं, तो बच्चों के लिए फिर वो थोड़ा हार्मफुल नहीं होता क्या? हाँ, जैसे इंजेक्शन का साइड इफेक्ट या हार्म देखे, कोई भी इंजेक्शन लगाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, और आँख में इन्फेक्शन बहुत ही क्रिटिकल रहता है। तो ये जो इंजेक्शन जब लगाए जाते हैं तो वो कम्प्लीटली स्टराइल एनवायरनमेंट में लगाए जाते हैं, और बहुत प्रिकॉशन से लगाए जाते हैं ताकि वो इन्फेक्शन उसको ना हो। ओके। और दूसरा, वो नीडल से आँख के कोई पार्ट में, लेंस को या ऐसा इंजरी ना हो। तो डेफिनेटली चेकअप के लिए नहीं, लेकिन ये ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और केयर रखना पड़ता है। ओके। ताकि इंजेक्शन लेज़र से भी बेबी को तकलीफ ना हो। बराबर। तो जो एक्सपीरियंस सर्जन है वो बहुत सेफली ये ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे SVNM में ये ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से, हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, और बाय गॉड ग्रेस अभी तक किसी बेबी को इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो हम प्राउडली नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका प्रिकॉशन लेते हैं। तो दिस इज़ पॉसिबल। तो उसका साइड इफ़ेक्ट का रेट बहुत डाउन है। तो उसके सामने अगर वो नहीं देते हैं तो 100% ब्लाइंडनेस का रिस्क खड़ा रहता है। बराबर। तो हम हमेशा रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखते हैं। तो रिस्क ये ट्रीटमेंट में निग्लिजिबल है। जैसे इन्फेक्शन का चांस हम देखें तो आउट ऑफ 1003 बेबी को रहता है। तो 0.03%, तो वो बहुत कम है। तो उसके सामने बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो वो रिस्क लेके वो ट्रीटमेंट कर सकते। तो डरना नहीं है। मेरा कहना है कि इंजेक्शन लेज़र से डरना नहीं है। आपके डॉक्टर आपको कॉन्फिडेंस देंगे, वो देख के आप आगे बढ़ो। और सर हम लोगों ने देखा है कि मतलब पेरेंट्स काफ़ी बार, मतलब अभी तो पेनलेस वैक्सीनेशन पे आ गए हैं, तो पेरेंट्स को हमेशा यही डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे को दर्द तो नहीं होगा। तो इज़ इट पेनफुल, मतलब ये जो इंजेक्शंस है और लेज़र्स है? जैसे इंजेक्शन है वो तो जैसे इधर इंजेक्शन लेते हैं, उतना भी पेन नहीं करता है। तो इट्स नॉट वेरी पेनफुल, तो पेन का चिंता नहीं करना है। लेज़र पेन करता है, लेकिन कब, जब हम लेज़र कर रहे होते हैं। तो फिर आधे 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। बराबर है। और उसके लिए हम कोई एनेस्थेसिया भी नहीं देते हैं। तो इतने छोटे बेबी में एनेस्थेसिया रिस्की रहता है। बराबर है। और वो काफ़ी अच्छे से बेयर कर लेते हैं वो पेन को, और उसके बाद उसको एनाल्जेसिक दे देते हैं 2-3 दिन के लिए।
उतना पेन नहीं होता है। बराबर है, ओके ओके। एंड सर, कमिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ ऑल दिस मॉडलिटीज़, तो आप अगर उसको ग्रेड कर सकते हैं तो इंजेक्शन में कितना परसेंट विजन सेविंग होता है, अपना लेज़र में कितना परसेंट विजन सेविंग होता है, तो सक्सेसेस कितने हैं और सर्जरीज में कितना सक्सेस मिलता है? जैसे अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट कर दे तो हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट मोर देन 98% इट इज़ प्रिवेंटेबल। ओके, दैट्स अ गुड न्यूज़। तो हाँ, दैट्स अ गुड न्यूज़। ट्रीटमेंट इज़ हाईली इफेक्टिव अनटिल एंड अनलेस हमने टाइम खो दिया। बराबर है। कि जैसे स्टेज 3 में ट्रीटमेंट हो गया, ओके वेरी गुड, स्टेज 4 आ गया, देन इट्स डिफ़िकल्ट, फिर विज़न लॉस होता है। स्टेज 4 में जैसे हम जाए और ट्रीटमेंट देखें तो लेज़र इंजेक्शन का सक्सेस रेट हमने देखा 98% से भी ज़्यादा प्रिवेंशन है। स्टेज 4 में चला गया, फिर सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा। सर्जरी के सेंटर बहुत कम है यहाँ पे, हम SVNM में रेगुलर वो सर्जरी करते हैं। ओके, और उसका सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 65 to 80% के बीच में है सक्सेस। और जैसे स्टेज 3 में ट्रीटमेंट हो गया, 100% विजन सेविंग पॉसिबल है। स्टेज 4 में फिर वो पॉसिबल नहीं है। ओ, स्टेज 4 हो गया, ट्रीटमेंट करेंगे, सर्जरी करेंगे, आँख बच जाएगा, लेकिन रीडिंग राइटिंग, पढ़ना लिखना, चेहरा पहचानना, ये विज़न काफ़ी हद तक लॉस हो जाता है। ओ, स्टेज 4 में 65 to 80% सक्सेस रेट है। स्टेज 5 आ गया समझो, और उसके बाद सर्जरी किया, सक्सेस रेट आर ऑलमोस्ट 4 to 10% के बीच में आँख बचने का। और दृष्टि में रीडिंग राइटिंग विज़न फिर नहीं आता है, बराबर। फिर सिर्फ बच्चा घूम फिर सके उतना ही विज़न आता है। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वो सक्सेस रेट डाउन हो जाता है। हमको चाहिए कि जब तक लेज़र इंजेक्शन से बच जाता है उसको पहले महत्व देना है, क्योंकि 100% विज़न बचा सकते हैं एंड सक्सेस रेशियो इज़ वेरी वेरी हाई। तो इसमें उल्टा है, मतलब नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई भी मॉडलिटी से, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से सर्जरी इज़ मोर एडवांस, पर इसमें उल्टा है कि भाई सर्जरी से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है जिसका जितना प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से होता है। तो सक्सेस रेट कम और उसको एनेस्थीसिया देना वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा। यस। तो काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने सर्जरी बंद कर दिया। ओ, कि अभी स्टेज 5 हो गया है तो अभी कोई चांस ही नहीं है करके बंद कर दिया। तो हमको चाहिए कि हम सर्जरी के स्टेज में कभी भी अपने बच्चे को पहुंचने ना दे। बराबर। और अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं लेज़र इंजेक्शन पॉसिबल है तो खुश हो जाना है। 100% विजन सेव करना काफ़ी पॉसिबल है। और सर, ये अब लेज़र के, अब जैसे ये मल्टीपल सिटिंग्स में होता है, तो कितने लेज़र्स और कितने इंजेक्शंस, काफ़ी बार मतलब दोनों को कंबाइन किया जाता है, तो मतलब व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लेज़र्स एंड इंजेक्शन? तो यूजुअली अगर लेज़र होता है, कई सारे बेबीज़, मोस्ट ऑफ बेबीज़ में ओनली लेज़र इज़ इनफ। ओके। तो पहले हम एक बार लेज़र करते हैं, फिर हफ्ते 3-4 बार देखते हैं, तब तक डिजीज़ डाउन हो जाता है। तो जब लेज़र करते हैं उसके बाद उसका इफेक्ट चेक करते हैं हफ्ते पे ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा और लेज़र ऐड करते हैं, उसके बाद हफ्ते पे ज़रूरत पड़ा थोड़ा और। मोस्टली एक सीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो 2 से 3 सीटिंग में वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। बराबर। अगर इंजेक्शन का ज़रूरत है, ग्रोथ बहुत कम है, जोन 1 में ही बीमारी है, ग्रोथ नहीं हुआ है, तो उसमें पहले इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन देने के 1 से 2 महीने के बीच में उसको अगर लेज़र का भी ज़रूरत है तो लेज़र करेंगे। हमने देखा है कि 80% पेशेंट जो इंजेक्शन लेते हैं उसमें लेज़र का भी ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। ओके। तो उनको लेज़र भी 1 से 2 महीने के बीच में करवा लेना है। बराबर है। इंजेक्शन यूजुअली बहुत रिपीटेशन नहीं करते हैं, इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल, क्योंकि उसका बहुत बेनिफिट नहीं देखा गया है। तो एक बार इंजेक्शन, उसके बाद लेज़र, देन ट्रीटमेंट इज़ कंप्लीट। बराबर है, ओके। और सर्जरी का तो फिर वन स्टॉप ही होता है कि भाई मतलब वो तो लास्ट फाइनल जो लास्ट स्टॉप है वो। और अगर सर्जरी हुआ तो फॉलोअप बहुत अच्छा, बहुत लंबा चलता है। बराबर। क्योंकि उसमें टोटल विजन लॉस सर्जरी के बावजूद भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके। तो सर्जरी हुआ तो फॉलोअप काफ़ी रहता है। नॉर्मली ये जो बेबीज़ होते हैं जो आरओपी का ट्रीटमेंट उन लोगों ने लिया है एंड देयर विजन हैज़ बीन सेव्ड, तो उन लोगों का मतलब डॉक्टर्स फॉलोअप और पोस्ट ट्रीटमेंट लाइफ किस तरह का रहता है, मीन्स व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ये नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेज़र हो गया और बीमारी डाउन हो गया,
1 महीने के बाद फिर ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं रहता है। तो उसके बाद एवरी 3 मंथ बच्चे का फॉलोअप रहना चाहिए। तो ये जो प्री मैच्योर बच्चे रहते हैं उनको चश्मे के नंबर भी आने का चांसेस एक नॉर्मल बेबी के हिसाब से ज़्यादा है। ओके। तो अगर उनको चश्मे का नंबर आया और नहीं दिया गया तो भी विज़न का डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, तो 3-3 महीने के चेकअप होने से अगर 2 से 3 नंबर आ गए तो डॉक्टर बोलेंगे अभी चश्मा पहनाओ, भले ही बेबी 1 साल से कम है। ओके। लेकिन चश्मा पहनाएंगे तो नज़र 100% डेवलप होगा। चश्मा नहीं पहनाएंगे, फोकस नहीं मिलेगा तो दृष्टि का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो पहले साल में एवरी 3 मंथ चेकअप रखो। ओके। दूसरे साल में अकॉर्डिंगली डॉक्टर बोलेंगे कि 6-6 महीने चेकअप रखो। लेकिन 6-6 महीने ये बच्चे का आँखों का, पर्दे का और चश्मे का नंबर का, ये 2 चेकअप 6 महीने में एक बार करते रहना। ओके। ताकि वो स्कूल में भी जाए तो उसका विजन 100% हो, नॉर्मल बच्चे की तरह ही वो पढ़ पाए, लिख पाए, सब हो। लेकिन अगर उसको चश्मे का नंबर है और नहीं दिया है तो जब स्कूल में जाएगा तो उसको बोर्ड पे दिखेगा ही नहीं। और फिर आई स्ट्रेन भी होता है, आई स्ट्रेन और उसके पूरे डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। बराबर है। देखेगा नहीं तो खेलेगा कैसे? अभी थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ बॉल से खेलेगा, बॉल उधर चला गया, उसको दिखा नहीं, दूसरे बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, बराबर। ये सब उसका डेवलपमेंट का कमी रह जाता है। ये 3-3 महीने पे चेकअप होता रहेगा। उसके बाद दूसरे साल से 6-6 महीने पे टाइम से उसको चश्मा मिल जाएगा तो उसको अपनी तरह दिखेगा, तो उसका डेवलपमेंट उसके हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। और सर मतलब अगर हम लोग देखें कि 5-6 साल का बच्चा हो गया या फिर 12-15 साल का बच्चा होगा, उस टाइम पे फिर इसका कोई रिलैप्स, कोई इफेक्ट होता है? हाँ, अगर उसको लेज़र ट्रीटमेंट का ज़रूरत है और वो ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं हो पाया तो ही वो आगे जाके दिक्कत देता है। लेकिन अगर उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया है, यूजुअली इट इज़ सेफ फॉर लाइफ टाइम। बराबर। फिर लाइफ में वो रिलैप्स नहीं होता है, वो अपने अच्छे से लाइफ टाइम चलता गया। एक और क्वेश्चन, मतलब वन मोर थिंग इज ओपनिंग आपके, समझ लीजिए कि अगर हम लोगों ने स्टेज 2 पे किसी बच्चे का ट्रीटमेंट हम लोगों ने नहीं किया कि भाई चलो 3 महीने, अगर स्टेज 3 में जाता है तो ही ट्रीटमेंट का ये है, अगर ये बच्चा बड़ा होता है और उस टाइम पे उसको, मतलब इज इट अ पॉसिबिलिटी कि मतलब उस टाइम पे तो स्टेज 2 तक ही था, पर बड़ा होने के बाद मतलब उसको इसका थोड़ा रिपरकेशन आया हो या पर्दे पे कोई इफेक्ट हो? हाँ, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो आएगा। ओके। ट्रीटमेंट का ज़रूरत है और नहीं हुआ है तो ओके। लेकिन अगर ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट एक्यूरेटली हो गया है। और सर 2 साल पे मतलब स्टेज 2 पे तो हम लोग ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे ना? नहीं, स्टेज 2 है। हाँ, स्टेज 3 डेवलप नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कुछ एरिया में ब्लड सप्लाई भी डेवलप नहीं हुआ। ओके, बराबर। तो वो जहाँ पे ब्लड सप्लाई डेवलप नहीं हुआ है उसमें आगे जाके पर्दे में छेद बनेंगे, वीक एरियाज बनेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है ना, तो उसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है। बराबर। जैसे ये उंगली का ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसको गैंग्रीन हो जाएगा। बराबर। तो वो बाकी का हाथ के लिए रिस्क हो जाएगा। बराबर है। तो डॉक्टर उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है उसको लेजर कर दिया जाता है ताकि वो बाकी के पार्ट को आगे जाके असर नहीं करे। बराबर। तो इवन स्टेज 2 है और ब्लड सप्लाई आगे बढ़ना रुक चुका है, नहीं ही बढ़ रहा है, तो एट द एंड डॉक्टर बोलेंगे भले ही स्टेज 3 नहीं आया है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है उसको लेजर कर देते हैं। बराबर। ओके। इट मेक्स इट सेफ फॉर एंटायर लाइफ। बराबर। ओके। तो मतलब इन अ वे इन बच्चों को भी दिखाते तो रहना ही है, मतलब आइडियली तो ऐसा ही है कि भाई हर साल पे एक बार दिखाना है। यस यस। रेटिना सर्जन के द्वारा हर 6 महीने चेकअप करवाते रहना चाहिए, एंड देन इट्स ए हैबिट। यस। तो अगर ये हैबिट हो गया तो कितने साल जिएंगे? 80 साल जिएंगे। ठीक है। और साल में 2 बार मतलब 160 बार चेकअप होगा। हाँ, तो वो दृष्टि के सामने कुछ नहीं है। 100%, मतलब 160 बार तो मींस इट्स नथिंग लाइक व्हेन कंपेयर्ड टू द एंटायर लाइफ। और लगे हाथों और भी चेकअप हो जाते हैं, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज। और सर what about the, see we live in a socio economic zone, तो मतलब हमारे कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो यूरोपियन कंट्रीज से कम है, प्लस इट इज़ नॉट अ स्टेट ओन्ड दिस थिंग, मतलब जैसे US UK में है, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट इज ऑलवेज अ मैटर, इट इज़ ऑलवेज अ कंसर्न डेफिनेटली। और काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि प्री मैच्योर बर्थ जो होते हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे अंडर नरिश्ड लोग हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा है।
तो दिस इज ऑलवेज अ कंसर्न। तो इसके लिए मतलब व्हाट इज द कॉस्ट फैक्टर फॉर दिस? जैसे इंजेक्शन का कॉस्ट, तो डिफरेंट इंजेक्शन के डिफरेंट कॉस्ट रहते हैं। तो कॉस्ट लाइज समवेयर फ्रॉम 15,000 to 60,000 उसके बीच में। और जो लेज़र है उसका कॉस्ट अराउंड 30,000 रहता है। ओके। तो नॉट वेरी कॉस्टली, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि इतना भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। Then there are many NGOs, many organizations, they help those babies. क्योंकि बच्चों का सवाल है ना, हाँ. तो everybody is sensitive. तो even government is also very sensitive. तो ऐसी जगह पे वो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल रहेगा। जैसे यहाँ पे SVNM है, तो हमने पूरा वो ऑर्गेनाइज किया है कि जिस बच्चों को ट्रीटमेंट कॉस्ट वो बेयर नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, बराबर, तो उसको ज़ीरो कॉस्ट पे भी ट्रीटमेंट मिल पाए। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको सर्जरी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, सर्जरी का कॉस्ट एक्सुबरेंट, तो करीबन हम करवाते हैं तो इट्स 1.5 से 2 लाख से, और बाहर जाते हैं तो 2.5 से 4 लाख जैसा कॉस्ट हो जाता है उसका। बराबर। तो इसका भी व्यवस्था किया है, क्योंकि ये निगलेक्टेड बेबीज रहते हैं, उनके पास पहले से ही कम रिसोर्सेज है। तो ऐसे बेबीज़ के लिए ज़ीरो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट यहाँ पे SVNM पे अवेलेबल है। आपके नज़दीक में भी कुछ NGOs रहेंगे जहाँ पे रेटिना सर्जन है और ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे भी ये होना चाहिए। बराबर है। लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, तो जब भी ऐसा होता है देन इमीडिएट एक्शंस आर नेसेसरी। बराबर। तो आप ऐसे NGOs में पहुँचो, वहाँ ट्रीटमेंट करवा लो। नहीं अवेलेबल है तो यहाँ सूरत में SVNM पे आ जाओ, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो ही जाएगा। तो सर SVNM किस तरह से इसमें एक रोल प्ले कर रहा है? जैसे मतलब आपने बोला कि मीन्स यू आर वेरी एक्टिव अबाउट द ROP ट्रीटमेंट्स, तो SVNM किस तरह से एक रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर? जैसे SVNM का ये मिशन है कि कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट के अभाव से ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको ट्रीटमेंट दे। तो हमने देखा कि कई सारे रूरल एरियाज़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, NICU, गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके इवन तालुका प्लेस पे भी SNCUs खोल दिए हैं। ओके। लेकिन उतने रेटिना सर्जन तो अवेलेबल है नहीं, तो कैसे पहुँचेंगे? तो ऐसे NGOs में और ऐसे गवर्नमेंट SNCUs में हम यहाँ से ये स्क्रीनिंग कैमरा और टीम को भेजते हैं, और वहाँ सब जगह उनका स्क्रीनिंग कर लेते हैं। ओके। और उसमें से जो भी बेबीज़ को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, तो ये NGOs की मदद से उनको यहाँ पे लाके ट्रीटमेंट करके वापस भेज देते हैं। बराबर। ओके। तो ऐसे करके हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी बेबी विदाउट ट्रीटमेंट ब्लाइंड ना हो। ओके। तो मेरा ये विनती है सबसे कि अगर आपके हॉस्पिटल में भी ये स्क्रीनिंग का ज़रूरत है और वहाँ पे रेटिना सर्जन्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ये नंबर भी फ्लोट कर दीजिए कि हमको कांटेक्ट करें, और यहाँ से हमारा टीम आपके वहाँ पे रेगुलर वीकली बेस पे आएगा, क्योंकि वीकली चेकअप का ज़रूरत है। 15 दिन पे चेकअप नहीं चलेगा। बराबर। 15 दिन पे चेकअप हो रहा है तो ब्लाइंडनेस होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ से टीम आपके वहाँ पे आ जाएगा रेगुलर बेस पे, और स्क्रीनिंग हो जाएगा। ओके। और दूसरे कई सारे बेबीज़ को उनके पास स्क्रीनिंग के लिए या तो लेज़र के लिए उनके पास फंड्स नहीं है, तो हम यहाँ से NGOs के पास से उनको मुहैया करवाएंगे और उनका ट्रीटमेंट ज़ीरो कॉस्ट पे करवा देंगे। तो ये इसमें हमको भी मदद का ज़रूरत है। तो और भी NGOs जिसको ऐसा काम करना है कि बच्चे का ब्लाइंडनेस ना हो, उसके लिए उनको मदद करना है, तो वो भी आगे आए। तो उनको हम ऐसे पेरेंट्स से जो रियली नीडी पेरेंट्स है, उनके पास नहीं है पैसा, घर बर्बाद हो चुका है और बच्चे का ध्यान रखना मुश्किल हो गया है, तो हम उनको मिला देंगे ताकि उनका भी ट्रीटमेंट हो जाए और बच्चा ब्लाइंड ना हो। सर, व्हाट इज़ द टेक होम मैसेज? मतलब हर पेरेंट को क्या याद रखने का ज़रूरत है? हाँ, ये टेक होम मैसेज कि प्रीमेच्योर डिलीवरी आज की सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है।
तो हर पेरेंट्स को और हर दादा दादी को ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा प्री मैच्योर आ गया, 8 महीने से पहले आ गया या तो 34 वीक से पहले आ गया, दूसरा उसका वजन 2 किलो से कम है और उसको ऐसे NICU में रख के ऑक्सीजन दिया गया है, तो उसका चेकअप 15 दिन से या तो 15 से 30 दिन के बीच में पर्दे के डॉक्टर के द्वारा करवा ही लेना है। या तो बच्चा समझो कि डिस्चार्ज हो रहा है 10 दिन पे, तो 10 दिन पे करवा लो, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले एक चेकअप करवा लो, क्योंकि आपके NICU में पर्दे के डॉक्टर चेकअप के लिए आते ही होंगे। तो आपको अपने बच्चे का आंख का कंडीशन पता लग जाएगा। दूसरा, ट्रीटमेंट से डरना नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। बराबर। उसके सामने ट्रीटमेंट ना करे तो बीमारी खुद में बहुत ही तकलीफदायी है, क्योंकि आप समझो कि अगर बच्चे का दृष्टि चला गया, उसके बाद पेरेंट्स सालों साल घूमते रहते हैं कि ट्रीटमेंट कहीं से मिल जाए, मिल नहीं पाता है, बच्चे का दर्द सहन नहीं कर पाते हैं और वो बच्चा लाइफ टाइम के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। तो वैसा ना हो, उसके लिए जस्ट स्मॉल ट्रीटमेंट, थोड़ा चेकअप, थोड़ा ट्रीटमेंट और लाइफ टाइम के लिए उसका दृष्टि बच जाएगा। तो आप चेकअप से, ट्रीटमेंट से घबराओ नहीं, और बच्चे का डेवलपमेंट के लिए उसका दृष्टि बहुत ज़रूरी है। तो उसका ये जो अमूल्य दृष्टि है वो ये चेकअप और ट्रीटमेंट से हम बचा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड मीन्स आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी मतलब बहुत सारा नॉलेज इसमें से मिला होगा। एंड बच्चे जो मतलब हमारी लाइफलाइन है, काफ़ी पेरेंट्स, मेरी भी बेटी है तो मीन्स शी इज़ माई लाइफलाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम अपने बच्चे का केयर करते हैं, वैसे ही बच्चे की आँखों का केयर भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड उससे ज़्यादा क्या अच्छा बात हो सकता है कि हम लोगों को एक अच्छी दृष्टि दे, जिससे खूबसूरत दुनिया को वो देख सके। सो thank you very much for viewing us, and thank you Dr. Bhavin for sharing so much of knowledge with us. Thank you. And मैं सारे पेरेंट्स से ये अर्ज करूँगा कि अगर हमारे रिलेशन में, हमारे नॉलेज में कोई बच्चा प्री मैच्योर जिसका बर्थ हो रहा है, तो 100% उसका आंखों का चेकअप और खासकर रेटिना का चेकअप उनका किया जाए, जिससे उनकी दृष्टि, जो विजन उनका है, वो प्रोटेक्ट हो सके। थैंक यू, एंड विल मीट यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम। Until then, stay tuned. Thank you. Thank you.